उसके बाद देखिए द प्री रेफेल्टिस मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई, इसमें दो दो चीज थी, पेंटिंग्स और पोएट्री, मतलब पोएट्स कुछ, इसमें कुछ जो सदस्य थे कुछ पोएट्स थे कुछ पेंटर्स थे। तो इट वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पोएट एंड पेंटर्स। ठीक है, तो पेंटर्स, जी सर। इसमें कुछ और है नहीं। और कब आया था, इट वाज लॉन्च या इट केम मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है। ये आ सकता है इट वाज दिस मूवमेंट बिलोंग्स टू अ विक्टोरियन एज, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम आपको थोड़ा याद होने चाहिए। द बुक साइंस एंड पोएट्री रिटन है, जो साइंस एंड पोएट्री जो बुक है किसने लिखा है, आइए बताइए। रिचार्ड। हाँ, आइए रिचार्ड्स ने लिखा। आइए रिचार्ड्स ने और आई ए रिचार्ड्स ने और वो कौन सी चीज लिखी है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हाँ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आई ए रिचार्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, जो 1929 में आई थी। इनका एक वर्ड आया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये मतलब इट ही इज कंसीडर्ड टू बी अ फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, कहीं हद तक कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, और न्यू क्रिटिसिज्म नाम का एक बुक लिखा है उसने, जेसी रैनसम ने। ठीक है, बाकी टीएस इलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डार्विन, ये सब टीजीटी के मतलब के हैं नहीं। इन विच ईयर वाज प्री रेफेल्टिस ब्रदरहुड एस्टेब्लिश्ड, ये 1850 बोला करके 1850 क्यों लिखा गया है? ये सर हमने कहीं पढ़ा है 1850 में हुआ था, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1848 ही सही है। वो आनंद प्रकाश की बुक में तो नहीं पढ़ लिया था आपने? हाँ, मे भी हो सकता है सर। हाँ, ये देखिए आपने 30 नंबर क्वेश्चन पर भी गोला किया है, 31 पर भी किया है, 32 पर किया है। ठीक है, अब तो गोला होना सर नहीं चाहिए। सर गोला उसी टाइम के हैं, आप गोलों पर मत जाइए सर, सिर्फ हाँ, नहीं क्वेश्चन वो पढ़िए। समस्या सबके लिए होगी। इन जी विच जी। सेंचुरी डिड द रेनासा बिगिन इन इटली, इसको तो बहुत डिटेल में बताया गया है कि रेनासा फर्स्ट केम इन इटली, देन इन फ्रांस, देन इन इंग्लैंड। रेनासा केम इन इटली लेटर part of the 14th century, came in France in 15th century and इंग्लैंड इन 16th century। इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ा गया है। तो इसमें देखिए कौन सा सेंचुरी है। ठीक है, इटली के बजाय फ्रांस दिया होता तब क्या लगाते आप, 15th सेंचुरी। और फ्रांस फ्रांस की जगह इंग्लैंड दिया होता तब, क्योंकि ये इटली से होता तो हुआ 16th मिस्र। सेंचुरी। हाँ, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, इसमें तो तीन के तीनों ऑप्शन ऐसे कट गए, मिल्टन, शेक्सपियर, बेकन। इसमें तो ऑप्शन बहुत आसान दिया गया है eliminate करने के लिए। लेकिन जहां पर ऑप्शन बहुत क्लोजली जो है वो रहता है तो दिक्कत होती है, वहां पर बहुत क्लोज रहता है ऑप्शन। हु among the following was not a university with, इसमें भी ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है। सबको पता है कि फ्रांसिस बेकन है, और ये रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैशे और चार्ल्स पीले, ये तो यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ठीक है, और ये तीनों यूनिवर्सिटी विट्स से ही बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का कोई वर्क है जो याद है आप लोगों को? रॉबर्ट ग्रीन का, थॉमस नैशे का, जॉर्ज पीले का, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी बता दीजिए। थॉमस किडनी तो स्पेनिश ट्रेजेडी है। इसका लॉज की थॉमस किडनी। थॉमस थॉमस लॉज का, ये रॉबर्ट ग्रीन
किस लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ग्रीन का मतलब फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। इसके कुछ वर्क रॉबर्ट हैं। ग्रीन। इसका इसमें शेक्सपियर को लेकर के कमेंट वो वो वाला वर्क है, ग्रोथ ऑफ करके है। ऑफ विट्स। ग्रीन ग्रीन जी, ग्रोथ ऑफ फिट्स। ग्रोथ और ऑफ विट्स। रॉबर्ट का एक वर्क है कॉन्डेस्टो, उससे शेक्सपियर ने मैटर को एक्सट्रैक्ट किया है, वो उसको जो नया रूप दिया है द विंटर स्टील का। इसने शेक्सपियर को शेक सीन और जैकब क्या नाम है जोनानस जैक्स ऑफ जोनाथन ऑल फैक्टम। टोटम बोला है, और टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन इस तरीके से बोला गया है। और बोला है एक चीज और बोला है ना, और क्या बोला है इसने? अपस्टार्ट प्रो। सेक्सीन। आप स्कॉट प्रो, ठीक है। हाँ, इनका दूसरा नाम आता है इनका थॉमस नेसे का। थॉमस नेसे को हम लोग जानते हैं, इनका एक बहुत फेमस है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। उसका एक सब टाइटल भी है द लाइफ ऑफ जैक्स विल्स्टन, वो याद होना जी चाहिए। सर। पीले का वर्क है द ओल्ड वाइफ्स करके एक वर्क है जाक पीले का। इनका और फेमस इसलिए भी है कि जो इन्होंने शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, तो इसके पहले पीले ने एक फेमस क्रॉनिकल है किंग एडवर्ड सेकंड, नहीं किंग किंग द एडवर्ड फर्स्ट करके इनका एक क्रॉनिकल है। और ये माना जाता है कि ये एक स्टेप रहा है शेक्सपियर का, जो हिस्टोरिकल ड्रामा इन्होंने काम किया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया है। जो इनकी एक पहली ट्रेजेडी आई थी टाइटस एंड एंड्रोनिकस, जिसको हम लोग ब्लड ट्रेजेडी बोलते हैं, उसमें भी जॉर्ज पीले का कंट्रीब्यूशन है ऐसा माना जाता है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन के बारे में पता ही है, ये भी ही वाज आल्सो अ चाइल्ड ऑफ रिनासा, प्रोडक्ट ऑफ रिनासा, ठीक है। ये एसेइस्ट थे। किस तरीके के एसे लिखते थे ये? डिस्ट्रेड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, हाँ इम्पर्सनल एसे लिखते थे, या हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एसे लिखते फॉर्मल। थे। हाँ फॉर्मल एसे लिखते थे ये लोग, ठीक है। और इनका जो वर्क है नोवा मॉर्गनम एक वर्क है, एक है अटलांटिस, अटलांटिस करके ऑफ स्टडी है, ऑफ ट्रूथ है, इस तरीके से इनका वर्क किया है। और इनका एक वर्क है क्या नाम है अल्डस हक्सले का। अल्डस हक्सले का एक वर्क है जेस्टिंग पायलट। ब्रेव न्यू बर्ड। हाँ, अल्डस हक्सले का एक वर्क है जेस्टिंग पायलट, हक्सले का, ठीक है। और ये जब इसका एक वर्क और है ऑफ ट्रूथ इनका बेकन का, उसमें पहली लाइन ही शायद जेस्टिंग पायलट से ही शुरू होती है, व्हाट इज ट्रूथ करके है। वहीं से माना जाता है कि हक्सलेकर ने जो लिखा है जेस्टिंग पायलट, एपिग्राफ लिया गया, मतलब ये एपिग्राफ, ठीक है। इस तरीके से कुछ काम किया बेकन के साथ, बेकन के वर्क को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 36 ये विच एल्डस हक्सले कौन सी एज से थे सर? जी ये शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी था। नहीं, हक्सले शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी नहीं है। अब हक्सले ने ये डिस्टोपियन नॉवेल लिखा है, साइंस इसमें काम किया है, तो इसका मतलब वो उतना दूर का नहीं था कि अभी इस दौरान का है जब ये लोग थे, क्या नाम है एच जी वेल्स वगैरह, इस दौरान काम किया है। शेक्सपियर के जमाने का थोड़ी ना है ये। जी जी। हेलो,
जी सर। यस सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 36 है। इसमें वही है, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन। ये कौन सी बुक है ये? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय सर। हाँ, द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये पहली पब्लिश हुई थी। ठीक है, विलियम कैक्सटन। उसके बाद 37, विच प्ले हैज बीन अप्रूव्ड बाय सर फिलिप सिडनी इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी। ये कौन सा प्ले था जिसको ये सिडनी ने क्या किया था, अप्रूव किया था? इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइजी इनका एक वर्क है, इनका फिलिप सिडनी का, जिसमें इन्होंने हेलो, यस सर। यस सर। हाँ ये जो क्या नाम है इनका, फिलिप सिडनी का ये डिफेंस ऑफ पोइसी है, इसके बारे में बात किए थे हम लोग पहले। इन्होंने इसमें काफी इल्यूशन वगैरह दिया है, तो उसमें बताया था कौन सा वर्क है जो उनके हिसाब से ठीक है। तो इसमें स्पेनिश ट्रेजेडी है, हैमलेट है, टेम्बरलिन है, गार्बोडक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को, इसमें बस आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप रट लीजिए। ठीक, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए आप, गार्बोडक है। और दूसरा पेज में निकालता हूँ, देखता हूँ 36। हाँ 37 के बाद 38। में देखिए क्या है, हु कंसीडर ड्राइटन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब हम लोग को पता है कि ड्राइटन कौन है, ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। किसने कहा है इनको? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये अब इसको भी रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ड्राइटन से क्वेश्चन आता है, टीजीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है। और ये तो पता है सबको कि ड्राइटन है, लेकिन किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने और क्या क्या चीज किया है? एक तो वो मेटाफिजिकल वाला काम किया, इन्होंने पॉइंट किया टर्म को। उसमें इन्होंने बताया कि जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स थे वो उनके अंदर क्या खास भरे थे। उन्होंने वो जीनियस आइडियाज को युक्त करते थे, किसके द्वारा? जीनियस आइडियाज आर युक्त बाय वायलेंस, इस तरीके से शब्द दिया है। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी है, 1755 डेट याद रखिए। प्रीफेस टू शेक्सपियर है, शायद वो 1765 है। ये सब चीज याद रखिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। उसके बाद क्या नाम है इनका, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनका है। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय नॉर्थरोप फ्रायर का है। ये बाहर है, सिलेबस से भी बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं है। इम्प्लाइड रीडर भी सिलेबस से बाहर ही है। ठीक है, ना तो याद हो पाएगा ना तो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवेल। अब देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा है
अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए इसमें। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी होगी आपको। एनिमल फार्म सर। हाँ, एनिमल फार्म तो है, एनिमल फॉर्म। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। और एनिमल फार्म है कि नहीं है। एनिमल फार्म जो है एक सैटारिकल वर्क है, इसमें सैटायर है, पॉलिटिकल सैटायर। जब आप हम लोग एनिमल फार्म को पढ़े थे तो उसमें देखा था ना आपने, उसके अंदर एक पॉलिटिकल सैटायर है, सैटारिकल है। ठीक है। बाकी ये जो 1984 है, ये साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। इसके पहले भी बात हो चुकी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1984 ये साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। ये किसका वर्क है ये 1984? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का। व्हेन द स्लीपर्स वेक्स, ये किसका वर्क है? ये भी एच जी वेल्स का ही वर्क है। जैसे टाइम मशीन एच जी वेल्स का वर्क है, वैसे ये भी व्हेन द स्लीपर वेक्स ये भी उनका वर्क है, क्या एच जी वेल्स का। ये भी साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये तीसरा वाला रिडले वॉकर, रिडले वॉकर वर्क जो है एक रसेल करके नाम है, उसने लिखा है। ठीक है। तो 1984 ये एनिमल फॉर्म क्या है, जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है जो सैटारिकल वर्क है। सैटारिकल, इसमें पॉलिटिकल सैटायर ज्यादा है, और ये सैटारिकल एलेगोरिकल नॉवेला है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखिए द फर्स्ट सेक्युलर यूसेज ऑफ द टर्म इपिफेनी वाज डन बाय। ये भी क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, क्योंकि जेम्स जॉयस अपने उसके सिलेबस में भी नहीं है, ये मॉडर्न में है। इसका वर्क पूछा जा सकता है कि ये द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द यंग मैन किसने लिखा है। चार ऑप्शन में इस तरीके से यूलिसिस किसका वर्क है, जो कंफ्यूजिंग वाली स्टेट है, यूलिसिस किसका वर्क है, यूलिसिस क्या है, नॉवेल है कि क्या है, कब पब्लिश हुआ था 1922, आपको याद रखना है। या स्ट्रीम ऑफ कॉन्सेप्ट टेक्निक को लेकर पूछ सकता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, आइडेंटिफाई करना है। इसमें आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे, बताइए। ले हंट एंड कीट्स। शैले बायरन भी है। हम्म? अच्छा, वो सैटेनिक के हैं। ले हंट कीट, हाँ शैले वो बायरन। हैजलिट था उसमें, उसको हैजलिट का नाम ही नहीं है कहीं। नहीं, ये जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, जो कीट्स के साथ लोग थे, उसके वर्क को पब्लिश करवाने में जिन्होंने हेल्प किया, उसको बोला गया था कि ये कॉकनी है, ये डायलेक्ट एक है, बोली जाती है निम्न लोगों के द्वारा। उसमें बताया था कि ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री है। तो इसमें हंट था, क्योंकि हंट एक वो चलाता था, द एग्जामिनर नाम का, एक एग्जामिनर नाम की जो है कौन चलाता था, एग्जामिनर। हंट ही था सर, ले हंट। आंटी था। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि इसके वर्क पब्लिश होते थे, उसके किड्स ने, और किड्स के वर्क को पब्लिश करने के लिए ये हंट ही आगे आया था। तो हंट और हैजलिट और इसको किड्स को ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री बोला गया। और सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री कौन कौन थे और किसने बोला है? शैले बायरन, कीट्स और कीट्स नहीं था उसमें, शायद सदे थे शायद। चार किसने लोग थे। बोला कि किसने बोला? चार लोग थे, चार लोग कौन कौन थे? सर सौदन ही है, और शैले, हम्म? कीट्स, बायरन, नहीं, या फिर हंट होगा। किसमें चार लोग थे? सैटेनिक में।
अच्छा, कॉकनी वाले में तो 3 ही लोग थे ना, हंट, हैजलिट और किट्स ही थे। हाँ, इसमें तो 3 थे सर। हाँ, इसमें 3 थे, लेकिन सैटेनिक वाले में 4 बता रही है। कौन कौन था उसमें सैटेनिक वाले में? उसमें केवल बायरन और हंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। हंट, हैजलिट और किट्स। तो हंट जो है, ले हंट, ये कॉमन है दोनों में, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री में और कॉकनी में। और बाकी उसमें कॉकनी वाले में स्पेशली किड्स को टारगेट किया गया था, और हैजलिट को इसलिए क्यों दिया था उसने, लेकिन स्पेशली टारगेट किड्स थे। और इसमें सैटेनिक वाले में ये बायरन, शैले और हंट था, ठीक है। ये हंट दोनों में कॉमन है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें हंट हंट दोनों में है, कौन कौन से ऑप्शन है। अब ले हंट इसमें है, ये ऑप्शन डी सही है आपका, लेकिन वो वाला सैटेनिक वाला इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये हंट के साथ पीवी शैले, यहाँ पर किड्स के बजाय हंट होना चाहिए था बी वाले ऑप्शन में। जॉन किड्स के बजाय हंट होता, क्योंकि पीवी शैले, बायरन और हंट ये तीनों सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। सर उसमें रॉबर्ट सदे भी तो था सैटेनिक में। रॉबर्ट सदे ने बोला था। अच्छा, ठीक। हाँ, सदे था नहीं वो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे 4 हो रहे हाँ, उसने नाम दिया था सैटेनिक स्कूल का। हैं। इनको नाम दिया था सर सैटेनिक स्कूल का। हाँ, सैटेनिक स्कूल सदे ने बोला था, क्योंकि 1813 में ये पोएट लॉरियट हुआ था सदे, मतलब इसका चल रहा होगा उस समय, इसलिए बोला होगा कि। उसके बाद ये जेनेसिस है, ये बाइबल से रिलेटेड है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें कुछ रटना है। चूज अ प्ले राइट हु वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल। उस प्ले राइट को चूज करिए जो एक झड़प में और एक उपद्रव में मारा गया था, किसी से झड़प हो गई या उपद्रव हो गया, उसमें मारा गया। कौन है वो? अरे, मार्लो, मार्लो, उसमें वो है धर्मशाला में ना। मरा था। हाँ, हाँ। हाँ, चाकू वाकू से गोद गाद से मार दिया था। ये जॉन ट्राइटन का जी जो जी। ऑल फॉर, ये एग्जाम्पल किसका है? एंटी क्लियोपेट्रा से लिया है। हाँ, इंटरनेट क्लियोपेट्रा से, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? रोमांटिक कॉम, ये ट्रेजेडी है सर। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। हीरो ट्रेजेडी। तो हाँ हाँ, देखिए इसमें ट्रेजेडी, इसमें किसी में एक ही में ऑप्शन दिया है। देखिए कॉमेडी ऑप्शन दिया है, तो ट्रेजेडी दिया है, प्ले दिया है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स दिया है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपको काट देना पहले ही। हिस्ट्री प्ले हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पहले रोमन प्ले था, उससे उठाया है। और हीरोइक ट्रेजेडी है, ठीक है। ये क्या है? हीरोइक ट्रेजेडी है। और ये उसमें क्या नाम है, ये हीरोइक ड्रामा भी अगर लिखा होता तब भी आपको हीरोइक ड्रामा करना था, ठीक है। हीरोइक ट्रेजेडी ऑब्लिक हीरोइक ड्रामा, अगर ऑप्शन में हीरोइक ड्रामा भी लिखा हो तब भी चलेगा। और ये 1677 के आसपास पब्लिश हुआ है, इसको ये भी ध्यान रखना है। ये एडाप्टेशन है शेक्सपियर के वर्क का, जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, इसीलिए इसको हीरोइक ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सबटाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट, इसका सबटाइटल है। इतनी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में जान रखिए, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स वाले हैं, जैसे कि इनसे क्वेश्चन आता है और आ सकता है, इस पर आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। और हमारी एक सलाह ये होगी कि अपने जो सोर्सेज हैं, मतलब कीप योर सोर्सेज लिमिटेड,
कि जो आपके पढ़ने के सोर्सेज उसको बढ़ाइए नहीं, आप जितने सोर्सेज हैं उसी को आप रिवाइज करिए, ठीक है। जब आप लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे पढ़ने के लिए तभी आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मतलब रिवाइज द मैटर टाइम एंड अगेन, बार बार आप उसको रिवाइज करिए। और ये होगा कब, जब आपके पास जो सोर्सेज हैं, जो मटेरियल, वो लिमिटेड होंगे। आपके पास ढेर सारी बुक होगी तो आप उसको पूरी पढ़ पाएंगे ना रिवाइज कर पाएंगे। जैसे उसके लिए लिटरेरी टर्म्स के लिए बात करते हैं हम लोग, तो एम एच अब्राहम, उसी को बार बार पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, तभी चीजें समझ में आएगी। अब एक बार वो पढ़ लिया एम एच अब्राहम, एक बार किसी और लिटरेरी टर्म्स पढ़ लिया, एक बार और कुछ पढ़ लिया, तो वो रिवीजन हो नहीं पाएगा और आपको सही कंफ्यूजन बनी रहेगी। जब आपके पास सोर्सेज ढेर सारे रहेंगे तो परफेक्शन नहीं आ पाएगा, ये होता है, ठीक है। तो आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए और रिवाइज करिए, रिवीजन बार बार करिए। जब सोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या बताना था। हम कह रहे थे जैसे ये अभी ये सैटेनिक स्कूल में और इसमें कॉकनी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, इसमें कौन था कौन नहीं था। तो इसको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट का काम है, इसमें दोनों में कौन है। अब जैसे हंट जो है वो कॉमन है दोनों में। अब आपको पता चल गया कि हंट कॉमन है, चाहे वो सैटेनिक हो चाहे वो कॉकनी हो, लेकिन पीबी शैले और बायरन कॉमन नहीं है, ठीक है। और कॉकनी वाले में स्पेशली तो इसलिए थोड़ा सा उसको बना बना के रखिए, मिस ना होने पाए। क्या पता आ जाएगा क्वेश्चन, फिर पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। जी सर, एक को याद कर लो, अपने दूसरा अपने आप याद हो जाएगा सर। जी नहीं, एक को याद कर लो, बाकी दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कल क्वेश्चन आया था रेस्टोरेशन कॉमेडी से, कॉमेडी ऑफ मैनर से। अब उसमें नाम दिए थे 3 4, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे उसमें जॉन डन का नाम दिया था और उसका नाम दिया था, क्या नाम है, नहीं नहीं, जॉन डन का क्या है दिया था उसमें, ड्राइडन का दिया होगा। और एक वो था विलियम कॉनग्रीव था, विचरले था, और इथरनेस था। तो ये सब जो है आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी बिट्स तो आप लोग को याद हो गए, रट गए, उनके वर्क भी याद हो गए, ठीक है। इमेजिस्ट मूवमेंट के पोएट्स आपको पता हो गए हैं कि कौन कौन से लोग थे जो इमेजिस्ट से जुड़े हुए थे। चलिए कल हम एक आध दिन इसको कराते हैं, ठीक है, फिर से एक दिन में ओके एक सर। क्लास में। ओके सर। हाँ, रिवाइज हो जाएगा और ठीक रहेगा।